नमस्कार। मेरा नाम संदीप सिंह ही है। आज हमारे साथ कृष्ण शर्मा जी हैं, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे। आज हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कृष्ण जी आपसे कि जब हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि यह सेक्टर जीडीपी से रिलेटेड है, या इकोनॉमी का अगर हमें ग्रोथ देखना है तो हमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रोथ देखना चाहिए। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए कि निवेशकों से मुखातिब होके निवेश के इस बहुत अच्छे अवसर को हम विश्लेषण के साथ में बात कर सकें। आपका प्रश्न बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो सर्वाधिक प्रतिलाभ कमाने के मौके हम ढूंढते हैं और अल्फा जनरेट करने का मौका ढूंढते हैं। पोस्ट कोविड जो हिंदुस्तान है, कोविड ने हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार की हानि पहुंचाई है ये सर्वविदित है, सभी इस बात को जानते हैं। और यहां से हिंदुस्तान कोविड को हराते हुए वापस जीडीपी ग्रोथ रेट को पाने की जद्दोजहद में है। सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया है। ऐसे में हम सभी जानने के लिए इच्छुक हैं कि क्या निवेश के अवसर हमारे सामने उत्पन्न हो रहे हैं। इस समय निसंकोच में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जीडीपी को प्रबल सहारा मिलता है फाइनेंशियल सेक्टर से, और ये वो सेक्टर है जहां पर यदि हम निवेश करते हैं तो हमें अच्छी प्रतिलाभ आने वाले कुछ वर्षों में प्राप्त होने की बहुत ही अच्छी उम्मीद है, बहुत ही अच्छी अपेक्षा है। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, क्यों इस सेक्टर में हमें हमें निवेश के अवसर दिखाई दे रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि जीडीपी ग्रोथ और फाइनेंशियल सेक्टर का रिश्ता क्या है। संदीप जी, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये इनकम पैदा कैसे होती है? एक का खर्चा दूसरी की इनकम होती है। जब भी आप कोई चीज खर्च करते हैं, इसका मतलब है उस वस्तु और सेवा को डिमांड करते हैं। जब आप डिमांड करते हैं तो उत्पादक उस वस्तु का निर्माण करता है, उत्पादन करता है और बाजार में आके उसको बेचता है। खरीदने वाला उस वस्तु को खरीदता है और बेचने वाले को आमदनी प्राप्त होती है। तो उपभोग और उत्पादन, ये फ्लो इकोनॉमी में चलता रहता है। इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है संदीप जी, यकीन मानिए दुनिया में हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, जरूरतें बहुत कम है। और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो पूंजी हमारे पास में है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो लेबर हमारे पास में है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो जमीन हमारे पास में है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो ज्ञान हमारे पास में है, वो सीमित है। उसमें विकास हो रहा है पर सीमित है। सीमित जरूरतें हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें जब भी निवेश करना है, जब भी उत्पादन करना है, जब भी पूंजी को उसमें हमें लगाना है, किसी भी कारोबार को, उत्पादन को करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ में हो। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम एक चीज का सहारा लेते हैं। वो सहारा क्या है? जिसके पास अधिक पैसा है वो उसके पास जाए जिसके पास पैसा कम है। राइट? तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स नथिंग बट ए साइंस विच हेल्प्स अस टू मीट अवर डिमांड्स विद स्केर्स रिसोर्सेज। ये स्केर्स रिसोर्सेज जहां सरप्लस है और जहां डेफिशिएंट है, उसके बीच में ले जाने का जो जरिया है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या हुआ संदीप जी? रक्त का प्रभाव। मेरा जो शरीर है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये शरीर कैसे काम करता है? मेरे शरीर में बहुत से अंग हैं। मेरे शरीर में जहन है, मेरा मस्तिष्क है, मेरा जिगर है, मेरे हाथ हैं, मेरे मेरे पैर हैं, मेरी मेरी इंद्रियां हैं। और ये तमाम ऑर्गन्स, सारे के सारे ऑर्गन्स काम कब करते हैं? जब इनको समय पर भोजन और ऑक्सीजन मिलता रहे। मेरे शरीर के हर अंग को भोजन कौन देता है? मेरे शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन कौन देता है? रक्त देता है। उसी तरह से किसी भी इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शंस होते रहें, सौदे होते रहें, लोग खरीदते रहें, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की आमदनी है। तो ये जो बाजार है जहां पर लोग खरीद फरोख्त करते हैं, ये खरीद फरोख्त होती रहे, इसके लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है। दुनिया में हर दिन कितने सौदे होते हैं, मुझे नहीं मालूम किस सौदे में किस वस्तु का क्रय और विक्रय होता है, पर मुझे एक बात मालूम है, दुनिया के हर सौदे में पैसा जरूर होता है। और बिना पैसे के आप सौदे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कि सौदे बढ़ रहे हैं। जीडीपी डिग्रोथ का मतलब क्या होता है? कि सौदे कम हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान को जीडीपी ग्रोथ की जरूरत है। ये जीडीपी ग्रोथ तभी आएगी जब हिंदुस्तान में सौदे बढ़ेंगे। सौदे तभी बढ़ेंगे जब लोग बाजार के अंदर क्रय विक्रय करेंगे, और क्रय विक्रय हम तभी करेंगे जब हमारे। तो अगर मैं उपमा दूं कि फाइनेंशियल सेक्टर और जीडीपी का रिश्ता क्या है, ये वही रिश्ता है जो शरीर और खून का रिश्ता है, शरीर और रक्त का रिश्ता है। अगर रक्त नहीं पहुंचेगा अंग पर तो अंग काम नहीं कर सकता है। लेकिन रक्त को पहुंचाने का काम कौन करता है? शिराएं और धमनियां करती हैं, कोशिकाएं करती हैं।
तो फाइनेंशियल सेक्टर किसी भी इकोनॉमी की धमनियां हैं, शिराएं हैं, कोशिकाएं हैं, आर्टरीज है, वीन्स है। बिना आर्टरीज वीन्स के रक्त नहीं दौड़ सकता है। बिना फाइनेंशियल सेक्टर के हमारे इकोनॉमी के अंदर पैसा दौड़ नहीं सकता है, प्रवाहित नहीं हो सकता है, सर्कुलेट नहीं हो सकता है। और इसीलिए आप किसी भी समय में, किसी भी कालखंड में, किसी भी राष्ट्र में जीडीपी ग्रोथ की कल्पना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि सुदृढ़, सशक्त और बढ़ता हुआ फाइनेंशियल सेक्टर आप सुनिश्चित नहीं करते। इसलिए इस सेक्टर का चोली दामन का साथ है, एंड इट इज कॉल्ड एज ए प्रॉक्सी ऑफ जीडीपी। जीडीपी अगर बढ़ती है तो ये सेक्टर पहले बढ़ता है, ये लीड इंडिकेटर है जीडीपी ग्रोथ रेट का। तो हिंदुस्तान में आज जो भी व्यक्ति कल्पना कर रहा है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट लौट के आएगी, वो तभी प्रमाणित होगा, उसका एविडेंस हमें कहां से प्राप्त होगा, जब हम इस सेक्टर को बढ़ते हुए देखेंगे। दिस सेक्टर इज ए प्रॉक्सी ऑफ जीडीपी, इज ए लीड इंडिकेटर ऑफ जीडीपी, इसलिए इसका महत्व है। धन्यवाद कृष्ण जी। कृष्ण जी, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन काफी बढ़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है इस सेक्टर पर? ये आपने एक अद्भुत बात कही संदीप जी। यकीन मानिए, मैं जब इस विषय के बारे में सोचता हूं और जब इस विषय के बारे में बात करता हूं तो मेरा रोम रोम रोमांचित होता है। और जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं, आप थोड़ा सा इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य और अचंभित से रह जाएंगे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में हिंदुस्तान क्या कर रहा है। बचपन से ही मेरे मन के अंदर भावना रही है कि हर व्यक्ति अमेरिका के बारे में क्यों सोचता है, वो उस मुल्क में क्यों जाना चाहता है, वो मुल्क दुनिया का अग्रणी क्यों है, उस मुल्क में इतनी संपन्नता, इतनी समृद्धि क्यों है, मेरे देश में क्यों नहीं। तो जब मैंने इकोनॉमिक विषय पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई कि हिंदुस्तान अंडर डेवलप है, अब तो डेवलपिंग है। जब मैं पढ़ता था इकोनॉमिक्स, उस जमाने की बात कर रहा हूं, तो हिंदुस्तान पीछे क्यों है। हिंदुस्तान के पास क्या पूंजी की कमी है? जी हाँ, हिंदुस्तान के पास पूंजी की कमी है। क्या हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी की कमी है? जी हाँ, हिंदुस्तान के पास उस वक्त टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। लेकिन ये बड़े कारण नहीं है संदीप जी। बड़े कारण ये है कि हिंदुस्तान गरीब होने की वजह से अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर शासन किया, उन्होंने हिंदुस्तान का विकास नहीं किया। हम गांवों में बसते हैं, हम छोटे कस्बों में बसते हैं, हर गांव हर कस्बे तक सड़क नहीं है। इसको बोलते हैं आधारभूत संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर। और यूएस जो है, बिग डील, अगर आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद में, रूजवेल्ट के जमाने में द बिग डील, न्यू डील जो उन्होंने प्रोग्राम चलाया था, वो प्रोग्राम ये था कि पूरे अमेरिका को सड़कों से भर दिया था। सड़कों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही मजबूत है वो राष्ट्र, और हर नागरिक के पास में जरूरी वस्तुएं, जरूरी सुविधाएं पहुंचती है। हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं था। हिंदुस्तान शनि शनि विकास कर रहा था और फिर कोविड की मार हमारे ऊपर आई। कोविड के पश्चात क्या हुआ संदीप जी? अद्भुत बात है। कोविड में हम घरों में कैद हो गए, और हमारी इच्छाएं तो थी जरूरतें पूरी करने के लिए, और हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजारों को बंद कर दिया, पर वो बाजार डिजिटल जिंदा हो गए। बाजार के जरिए आप खरीद फरोख्त, डिजिटल के जरिए आप खरीद फरोख्त कर सकते थे। लोगों ने डिजिटली पेमेंट करना शुरू किया, लोगों ने डिजिटली क्रय विक्रय करना शुरू किया। आप जानते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ? आज हिंदुस्तान के बैंकों में 80% जो कारोबार होता है ना संदीप जी, वो डिजिटल होता है। मेरी वाइफ ने हमेशा कैश में कारोबार किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी पत्नी आज सब्जियां खरीदती है तो 200 रुपए की भी सब्जी खरीदती है तो घर के सामने जो ठेले वाला आता है उसको भी पेटीएम से पेमेंट करती है, गूगल पे से पेमेंट करती है, फोन पे से पेमेंट करती है, जो भी उसके पास में है। तीनों ही मेरे वाइफ ने अपने फोन में डाउनलोड किए हुए हैं। और मेरी वाइफ की इस प्रवृत्ति में जो परिवर्तन आया, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। कोविड से पहले मेरी वाइफ क्या करती थी, रोजाना के खर्चों के लिए बैंक जाती थी और एटीएम से 25,000 रुपए निकालती थी। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत सी बातें मैं एक साथ रख रहा हूं, लेकिन ये बात किसी को समझ में आ गई तो उनको गर्व होगा कि हिंदुस्तान ने एक ऐसी मिसाल कायम की है दुनिया के सामने जो अकल्पनीय है। वो शायद आधार जैसी योजना जो हम लेके आए थे उसकी वजह से है। वो क्या है, मैं व्याख्या करता हूं। तो मेरी पत्नी हर महीने के रोजमर्रा के खर्चों के लिए हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को वो भी काम करती है, उसकी सैलरी आने के पश्चात 25,000 रुपए नकद निकालती थी और उससे महीने भर में अपने छोटे मोटे खर्चे निकालती थी। अब मेरी पत्नी ने वो 25,000 रुपए बाजार से निकालने बंद कर दिए हैं। पहले जब मेरी पत्नी 25,000 रुपए निकालती थी, नकद निकालती थी, तो बैंक के पास 25,000 रुपए की कमी हो जाती थी, राइट। अब मेरी पत्नी जब 25,000 रुपए नहीं निकालती है तो बैंक मेरी पत्नी को कहता है कि ये आपके पैसे हैं जो मेरे पास हैं, आप कभी भी निकाल सकती हैं। अब वो पैसे बैंक के पास में है और मेरी पत्नी ने वो पैसे नहीं निकाले तो बैंक में ही रह गए। और मेरी पत्नी जब 1,000 रुपए की सब्जी खरीदती है तो दुकानदार को डिजिटली पेमेंट करती है। दुकानदार से पूछती है पेमेंट पहुंच गए, वो अपना मोबाइल देखता और बोलता है हाँ मुझे 1,000 रुपए मिल गए। मेरी पत्नी ने स्थूल रूप से कोई पैसा नहीं दिया,
उसने स्थूल रूप से कोई पैसा प्राप्त नहीं किया। पैसा अभी भी मेरे पत्नी के बैंक के खाते में है। पर हुआ क्या है, ट्रांजैक्शन क्या हुआ, उस बैंक ने मेरी पत्नी के बैंक के खाते से 1,000 रुपए निकाल के उस सब्जी वाले के बैंक के खाते में डाल दिया। अब बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। नकद कहीं पर भी नहीं है, पैसा कहाँ है, बैंक के पास है। बैंक को एक शक्ति दी है सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने। वो शक्ति क्या है कि उसमें से केवल 4 रुपए नकद रखने हैं, 4 रुपए नकद रखने हैं, 96 रुपए बैंक उधार दे सकता है। तो बैंक तभी तीसरे व्यक्ति को पैसा उधार दे सकता है जब बैंक के पास पैसे हैं। और बैंक के पास पैसे कब होते हैं, जब मेरी पत्नी बैंक के पास पैसा छोड़े। तो ये 25,000 रुपए जो बैंक के पास रख दिए मेरी पत्नी ने, उसका 96% बैंक आगे उधार दे सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं संदीप? बिल्कुल। इसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो अचानक से जो इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हुए हैं, ये सारा का सारा पैसा बैंक में रह गया है और बैंक मनी सप्लाई बढ़ा सकता है। और मनी सप्लाई लीड इंडिकेटर होता है जीडीपी ग्रोथ रेट का। और जब बैंक के पास पैसा ज्यादा होता है तो पैसे के निर्माण करने की शक्ति बैंक के पास ज्यादा होती है। इसको फ्रैक्शनल बैंकिंग कहते हैं। और इससे एक मल्टीप्लायर पैदा होता है जिसको हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप 1 रुपया बैंक में छोड़ते हैं तो बैंक उससे 5 रुपए का निर्माण कर सकता है। तो मेरी पत्नी के द्वारा 25,000 रुपए जो छोड़े गए हैं, उससे 1.25 लाख रुपए का निर्माण बैंक कर सकता है अगर कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले हिंदुस्तान के अंदर बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा होगा तो ब्याज दरें कम रहेंगी, और ब्याज दरें जब कम रहती है ना संदीप जी, तो खरीदने वाला उधार लेके खरीदता है, और ब्याज दरें जब कम रहती है तो उत्पादन करने वाला उधार लेके उत्पादन भी करता है, क्योंकि उसको महंगाई को काबू में रखने की मौका मिलता है। अब एक आखिरी बात जिससे मेरा रोम रोम रोमांचित होता है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कोविड के इस 1.25 साल में संदीप जी, यकीन मानिए, कोविड के इस 1.25 साल में वो हिंदुस्तान जिसको कि मैं पीछे समझता था अमेरिका से, उसने अमेरिका से ज्यादा अच्छा काम किया है। हिंदुस्तान में आप कितनी बैंकिंग करते हैं, हिंदुस्तान में आप कितना इंश्योरेंस करते हैं, हिंदुस्तान में आप कितना म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हिंदुस्तान में आप कितना शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आप कितना नॉन लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आप कितना पर्सनल लोन लेते हैं, हिंदुस्तान में आप कितना मॉर्गेज लोन लेते हैं, हिंदुस्तान में आप कितना हाउसिंग लोन लेते हैं, हिंदुस्तान में आप कितना क्रेडिट कार्ड का खर्चा करते हैं। हर मायने में हम अमेरिका से पीछे हैं। पीछे क्या, बहुत पीछे। अगर मैं क्रेडिट कार्ड का कारोबार कहूं, अगर मैं उधार का कारोबार कहूं, तो हिंदुस्तान में 13% है, अमेरिका में 100% है। इसलिए वहां पर इतनी बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका में फाइनेंशियल सेक्टर का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा था। और कोविड ने क्या किया है संदीप जी, घर घर मोबाइल के जरिए बैंक को पहुंचा दिया है। क्या आज आपको बैंक जाने की जरूरत है? क्या इंश्योरेंस लेने के लिए इंश्योरेंस ऑफिस जाने की जरूरत है? क्या म्यूचुअल फंड लेने के लिए म्यूचुअल फंड ऑफिस जाने की जरूरत है? क्या आपको स्टॉक खरीदने के लिए ब्रोकर के ऑफिस जाने की जरूरत है? किसी की भी जरूरत नहीं, स्थूल ऑफिस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान 2020 में फाइनेंशियल सेक्टर में उतना ही पेनिट्रेटेड है जितना अमेरिका है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सड़कें नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बैंक हर घर पहुंच गया है। सड़कें नहीं है तो क्या हुआ, स्टॉक मार्केट हर घर पहुंच गया है। सड़कें नहीं है तो क्या हुआ, म्यूचुअल फंड हर घर पहुंच गया है। और ये संभव क्यों हुआ है? डिजिटल की वजह से संभव हुआ। और 2020-21 में संदीप जी, हिंदुस्तान में डिजिटल कारोबार चीन से ज्यादा हुआ है, अमेरिका से ज्यादा हुआ है। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं? हिंदुस्तान शायद दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है डिजिटाइजेशन में, और डिजिटल बहुत जबरदस्त तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर को लाभ पहुंचा रहा है। न केवल वो अपना कारोबार बढ़ा पाएंगे, पर अपने खर्चों को भी कम कर पाएंगे। तो उनके जो मुनाफे हैं, उनके जो मार्जिन हैं, उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कम होने की वजह से वो बहुत ही एफिशिएंट हो रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि इसका दूरगामी परिणाम बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ हो रहा है, जीडीपी के साथ हो रहा है। हमारे पास में पैसा ज्यादा उपलब्ध होगा, हमारे पास पैसा सस्ता उपलब्ध होगा, और बैंकों के पास ज्यादा पैसा देने की क्षमता होगी, और बैंक कम खर्चों पे अपने कारोबार को कर सकेंगे। धन्यवाद कृष्ण जी, आपने बहुत अच्छी तरह से डिजिटल, जीडीपी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को समझाया है। आजकल नॉर्मली इन्वेस्टर्स का एक और सवाल रहता है कि आज बाजार अपने उच्चतम स्तर पे है, वैल्यूएशन भी बहुत महंगा है, तो क्या यह समय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए सही है निवेश करने के लिए? देखिए, जब भी हम बाजार को देखते हैं तो उस बाजार में क्या होता है कि बाजार एक परिवार, निफ्टी अगर आप देखते हैं कि निफ्टी आज 15,000 हो गया, सेंसेक्स आज 52,000 हो गया, और बहुत से लोग मानते हैं, कहते हैं कि बाजार महंगा हो गया।
जब मैं उनसे पूछता हूँ बाजार महंगा हो गया, तो वो ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि बाजार महंगा हो गया। तो वो कहते हैं देखिए, साल भर पहले तो सेंसेक्स 25,000 था, आज 50,000 को पार करता है और सेंसेक्स महंगा हो गया। ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है संदीप जी, लेकिन इसका उत्तर बड़ा सरल है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल से आपको बात समझ में आएगी। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और वो आपको बॉन्ड में जमा करना है, वो आपको इक्विटी में जमा नहीं करना, और आप एक बैंक जाते हैं जो बॉन्ड बेचता है, वो आपको दो बॉन्ड बताता है। वो बोलता है एक बॉन्ड की जो कीमत है, प्राइस है, वो लाख रुपए का है, एक यूनिट 1 लाख रुपए में एक बॉन्ड आपको मिलेगा। और एक दूसरा बॉन्ड है जो आपको 1,000 रुपए में मिलेगा। तो एक बॉन्ड की प्राइस कितनी है? 1,000 रुपीज पर बॉन्ड। एक की प्राइस कितनी है? 1 लाख रुपीज पर बॉन्ड। आपके पास 1 लाख रुपया है बॉन्ड खरीदने के लिए। 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको एक बॉन्ड मिलेगा, और 1,000 रुपए के बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको 100 बॉन्ड मिलेगा। मेरा सवाल संदीप जी आपसे ये है कि आप कौन सा बॉन्ड खरीदेंगे? दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, मैं दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। आप एक एक चुनिए ना, आप कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे, ये मैं कारण ये बताएंगे आप कैसे तय करेंगे कि आप कौन सा बॉन्ड लेंगे? बॉन्ड मेरा लेने अनुभव मैं के आपको बताता हूँ। ओके। मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। एक जमाने में म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग एनएफओ में क्यों निवेश करते थे, आप जानते हैं? 10 रुपए में एनएवी मिल रही, 10 रुपए महीने भी है। राइट? हमें यूनिट ज्यादा मिलेंगे बिल्कुल। और एक बॉन्ड की जगह मुझे 100 बॉन्ड मिलेंगे, ऐसा लोग समझते थे। समझते चलिए, मानते हैं। वो लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप बिल्कुल। जवाब दीजिए कि आप कौन सा बॉन्ड लेंगे? 1 लाख रुपए वाला बॉन्ड लेंगे कि 1,000 वाला बॉन्ड लेंगे? 1 लाख वाला लेता हूँ मैं। 1 लाख वाला क्यों लेंगे? 1 लाख वाला मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 1 लाख रुपए का ही बॉन्ड लेना चाहता हूँ। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे पास। अगर रिटर्न बराबर आएगा तो दोनों में रिटर्न सेम ही आएगा। अब आपने एक मजेदार बात कही। आपने आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देता हूं। उस इंफॉर्मेशन के बाद देखिए आपका जो ये दुविधा है खत्म हो जाएगी कि कौन सा बॉन्ड लेना चाहिए। जो 1 लाख रुपए बॉन्ड है उसका कूपन 12% है, और जो 1,000 रुपए वाला बॉन्ड है उसका कूपन 10% है। कौन सा लेंगे? 12% वाला। क्यों? उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, इंटरेस्ट रेट मतलब कमाई ज्यादा है। कमाई क्या ज्यादा है, मतलब हुआ? बिल्कुल सही। कमाई कमाई ज्यादा है। ज्यादा है। तो दोनों बॉन्ड में से सस्ता कौन हुआ? 1 लाख वाला कि 1,000 वाला? अ, अगर आप मेरे हिसाब से देखेंगे तो मुझे 12% वाला रिटर्न ज्यादा दिखेगा, बट अगर सामने वाले के हिसाब से देखेंगे तो उनको 10%, 8% वाला, 10% वाला सस्ता मिलेगा। सस्ता कौन सा हुआ? सुनिए, समझिए, आप सस्ता मत, आप ये 1 लाख रुपए बैंक को क्यों दे रहे हैं? कमाई करने के लिए। कमाने के और लिए। आपकी कमाई क्या है? ब्याज जो आपको मिलेगा। ब्याज 12%। तो सस्ता कौन सा हुआ? सस्ती कमाई आठ। कहां हुई? जो 1,000 रुपए वाला बॉन्ड है। 1,000 रुपए वाले बॉन्ड में आप 1,000 रुपए देके 100 बॉन्ड खरीदेंगे। बिल्कुल। 100 बॉन्ड के आप 1 लाख रुपए देंगे, और 1 लाख बिल्कुल। रुपए के सामने कमाई कितनी हुई आपकी? कमाई कितनी हुई आपकी? कमाई हुई आपकी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की कमाई हुई। तो आपने बैंक को कितना दिया? 1 लाख रुपया। कमाई कितनी हुई? 10,000। 10,000। और 1 लाख रुपए का एक ही बॉन्ड खरीदा आपने, हाँ। वहां आपकी कमाई कितनी होगी? 12,000। 12,000। सस्ता कौन सा हुआ? 1 लाख वाला। क्योंकि एक दोनों में पेमेंट आपने एक ही किया है, पर हाँ जी। कमाई 1 लाख रुपए में आपकी ज्यादा हुई है। इसको बोलते हैं बिल्कुल। प्राइस अर्निंग रेशियो, ओके। राइट? जो निकलेगा। हाँ जी। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। बाजार ऊपर जाने से महंगा नहीं होता है, बॉन्ड 1,000 का लाख होने से महंगा नहीं होता है। बॉन्ड कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, आप तय कब करेंगे? जब आपको यह समझ में आएगा कि कौन सा बॉन्ड कमाई कितनी कर रहा है। हाँ जी। तो निफ्टी 15,000 की जगह 1.5 लाख हो जाए, लेकिन अगर निफ्टी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है तो निफ्टी महंगा नहीं होता है, ऊपर जाता है। तो जो संदेश जी। मैं अपने हिंदुस्तानी निवेशकों को देना चाहता हूं, बाजार ऊपर जा रहा है, महंगा नहीं हो रहा है। एक चुनौती देता हूं आपको मैं संदीप जी। सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर लोगों से पूछिए कि सेंसेक्स का स्तर क्या है, निफ्टी का स्तर क्या है, सभी आपको बताएंगे। और उनसे अगला सवाल पूछिए, निफ्टी की ईपीएस क्या है, सेंसेक्स की ईपीएस क्या है। दावे के साथ, चुनौती के साथ आपसे कहता हूं 2% लोग आपको जवाब दे पाएंगे। यही वो बिल्कुल। 2% है जो इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि बाजार महंगा है या महंगा नहीं। नहीं है। राइट? अब एक तीसरी चीज कहता हूं, ये बहुत ही मजेदार है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना? दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में निरपेक्ष नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं, वो हमेशा रिलेटिव होती है। हाँ जी। 1 जनवरी
1 जनवरी 2020 को जो निफ्टी था वो 12,000 के आसपास था, और 31 मई 2020 को जो निफ्टी है वो 15,000 के आसपास था। कहने को तो निफ्टी 12,000 से बढ़ के 15,000, 24% बढ़ गया। बिल्कुल राइट। लेकिन ध्यान से एक बात समझिएगा मेरी संदीप जी, बहुत जरूरी है। इसी दौरान क्या हुआ, निफ्टी का जो अर्निंग पर शेयर है जो जनवरी 2020 में था वो 430 रुपए के आसपास था, आज 550 रुपए के आसपास है। 31 मई के आसपास 550 रुपए के आसपास है। हाँ जी। वैल्यूएशन में निफ्टी महंगा नहीं हुआ है, उसी स्तर पे खड़ा है। अगर मैं स्तर की बात करूं, आप जाके निफ्टी में एनएससी का पी देख सकते हैं। एनएससी में निफ्टी का पी 1 जनवरी 2020 को 28 था और 31 जनवरी 2050 को 29 था ट्रेलिंग पी। ट्रेलिंग मतलब गुजरे हुए काल का। बिल्कुल। अब एक बहुत खूबसूरत बात कहता हूं, ध्यान से समझिएगा। 1 जनवरी 2020 को एसबीआई में आप 100 रुपए देके एफडी करते थे तो आपको ब्याज मिलता था 6.25%। हाँ जी। और 31 मई 2020 को उसी एसबीआई की शाखा में अगर आप जाके 100 रुपए देके एफडी करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है 5%। निफ्टी में आपकी कमाई बढ़ी है पिछले 17 महीनों में, एफडी में आपकी कमाई क्या हो गई, घट 1.25 गई है। रुपए से कम हो गई। तो निफ्टी का भी तो प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन होता है, उसका भी तो वैल्यूएशन निकालिए। बिल्कुल। उसका जब वैल्यूएशन निकालते हैं अद्भुत बात होती है। बहुत कम हिंदुस्तानी ऐसा सोचते हैं संदीप जी, मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं ये बात कहने में। बॉन्ड जब आप खरीदते हैं, मैं एफडी को एक इस समय के लिए बॉन्ड मान रहा हूं लेमन लैंग्वेज, हाँ जी। राइट। तो बॉन्ड, अगर निफ्टी को अगर आप एफडी को बॉन्ड मानते हैं तो इसको 100 रुपए देने पर आपको 6.25 रुपए की कमाई होती थी, मतलब 16 का पी वैल्यूएशन। आज हाँ आप जी। 100 रुपए देने में 5 रुपए की कमाई करते हैं, मतलब 20 का पी वैल्यूएशन। बॉन्ड 25% महंगा हो गया है और निफ्टी वही की वही है संदीप। तो रिलेटिवली स्पीकिंग मैं किसी से भी बहस करने के लिए तैयार हूं, पिछले 17 महीनों में बॉन्ड के मुकाबले निफ्टी सस्ती हुई। ऊपर जाना अलग बात है, महंगा जाना अलग बात है। अभी तीसरी बात कहता हूं, बहुत जरूरी है इस बात को समझना। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, मैंने आपसे कहा था ये जीडीपी के साथ चूली दामन का साथ जी। और ये लीड इंडिकेटर होता है। लीड इंडिकेटर होता है, जीडीपी बढ़ने से पहले इसको बढ़ना पड़ता है। हिंदुस्तान की जीडीपी अभी धीरे से बढ़ना शुरू हुई है और फाइनेंशियल सेक्टर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर का, अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स है, अगर आप एनएससी में जाएंगे, इंडेक्स है फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स, उस इंडेक्स के आधार पर, ट्रेलिंग पी के आधार पर मैं एक अद्भुत बात बताता हूं। फाइनेंशियल सेक्टर के जो मुनाफे हैं पिछले 17 महीने में वो 65% से बढ़े, 65% से बढ़े। पर फाइनेंशियल सेक्टर में जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनके भाव अभी भी वो नहीं आए जो जनवरी 2020 में थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जीडीपी और फाइनेंशियल सेक्टर का चोली दामन का साथ है। जीडीपी को लेके सेंटीमेंट अच्छे नहीं है तो इस सेक्टर को लेके सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, और जब सेंटीमेंट अच्छे नहीं है तो मुनाफा बढ़ने के बाद भी शेयर्स की प्राइस नहीं बढ़ी है। संदीप जी एक बात याद रखिएगा, निवेश में फैक्ट पहले बदलते हैं, परसेप्शन बाद में बदलता है। फैक्ट क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर के मुनाफे पिछले 17 महीनों में 65% बढ़े हैं और शेयर्स के भाव केवल 14% बढ़े हैं। तो ये वैल्यूएशन के मामले में 31% सस्ता हो गया है। होमवर्क कीजिएगा घर जाके। जितने भी श्रोता है उनको मैं दावा करता हूं, स्वागत करता हूं और अपील करता हूं, थोड़ा होमवर्क कीजिएगा कि पिछले 17 महीनों में क्या हुआ है। 17 महीनों में अकेला सेक्टर है संदीप जी जो सस्ता हुआ है, बाकी सारे सेक्टर जो एफएमसीजी जिसको आप बोलते हैं, फार्मा जिसको आप बोलते हैं, आईटी जिसको आप बोलते हैं, ऑटो आप जिसको बोलते हैं, मुनाफे से ज्यादा उसमें शेयर प्राइस बढ़ी है क्योंकि उनको लोग डिफेंसिव मानते हैं। तो लोगों के मन में खतरा क्या था, जीडीपी कमजोर है तो डिफेंसिव सेक्टर में जाना चाहिए, तो वहां जितने मुनाफे नहीं बढ़े हैं उससे ज्यादा कीमतें बढ़ी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये एक छोटी सी बात है जो हमारे लिए समझने की जरूरत है। दोबारा मैं बोलता हूं, श्रोताओं से अपील करता हूं, थोड़ा होमवर्क करें और पता करें कि वैल्यूएशन के मामले में निफ्टी बॉन्ड के बरक्स कहां है और फाइनेंशियल सेक्टर निफ्टी के मुकाबले कहां है। आपको अद्भुत और बहुत सुखद आश्चर्य प्राप्त होगा। धन्यवाद कृष्ण जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये मार्केट का, निफ्टी का, ये सब का लिंकेज समझाया है। उम्मीद करते हैं श्रोताओं भी अपना जाके थोड़ा सा होमवर्क करेंगे और इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान अर्जित करेंगे। धन्यवाद। संदीप जी अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट कुछ और कहना चाहता हूं। हाँ जी, बताइए। बहुत जरूरी है।
मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो मुझे एक बात समझ में आई कि जब इकोनॉमिक्स का इजाद हुआ था, एडम स्मिथ के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज से 200-250 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो एक बहस थी कि इकोनॉमिक्स क्या विषय है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तो उस वक्त के विश्वविद्यालय जो थे उस बात पर तैयार नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो इकोनॉमिक्स है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उसको राजा इम्प्लीमेंट करता है। तो पॉलिटिशियन तय करता है कि डे ऑफ द इकोनॉमी क्या होगी, उसकी नीति क्या होगी। तो वो उसको इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। किसी भी कालखंड में किसी भी देश में चले जाएं, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिशियंस तय करते हैं। लेकिन अच्छी पॉलिटिक्स और अच्छी इकोनॉमिक्स हो जरूरी नहीं। बहुत बार अच्छी इकोनॉमिक्स बैड पॉलिटिक्स हो जाती है। और लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 20 साल लग्जमबर्ग में राज किया। उस दौरान लग्जमबर्ग की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, फिर भी वो जीतते जरूर थे। लोगों ने पूछा कि आप जीतते कैसे हैं, आप इकोनॉमी को दुरुस्त क्यों नहीं करते? तो कहते हैं मैं इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकता हूं, मुझे मालूम है मुझे क्या फैसले लेने चाहिए, पर मुझे ये नहीं मालूम कि उन फैसले लेने से मुझे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर अच्छी इकोनॉमिक्स के लिए की वजह से वोट नहीं मिलेंगे तो पॉलिटिशियंस उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। और एक दौर आता है संदीप जी, जब पॉलिटिक्स भी अच्छी होती है और इकोनॉमिक्स भी अच्छी होती है और दोनों साथ चलते हैं। ये दौर कब आता है? ये दौर तब आता है जब राष्ट्र के सामने जीडीपी गिरने लगती है, कमजोर होने लगती है। जब जीडीपी गिरने लगती है, कमजोर होने लगती है, तो बेरोजगारी बढ़ती है और बेरोजगार वोट नहीं देते। ऐसे समय में सरकार के लिए बेस्ट पॉलिटिक्स क्या होती है? रोजगार देना। और ऐसे अवसर हिंदुस्तान में 5 बार आए हैं, 1984, 1991-92, 1999, 2000, 2008-9 और 2019-20। ये वो साल थे जिन सालों में गुड इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स। आज हमारी जीडीपी दर इतनी कम हो गई है कि रोजगार को वापस बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना होगा, और वो काम करना होगा कि निवेश बढ़ाना होगा। निवेश कौन देता है? कारोबारी देता है। कारोबारी ने हिंदुस्तान में पिछले 3-4 सालों से निवेश कम कर दिया है। ये निवेश कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका जो शेयर है प्रॉफिट में, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो, वो लगातार कम हो रहा है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि 2001 और 2010 के बीच में निफ्टी का ईपीएस 5 गुना बढ़ता है, जबकि 2011 और 2020 के बीच में निफ्टी की 50 कंपनियों का अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं वो 1.25 गुना बढ़ता है, 2 गुना भी नहीं बढ़ता है। तो हिंदुस्तान की जीडीपी पिछले 40 क्वार्टर से लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ? जीडीपी ग्रोथ रेट कम क्यों हुई? क्योंकि निवेश कम हो रहा था। निवेश कम क्यों हो रहा था? क्योंकि कारोबारी का हिस्सेदारी, कारोबारी का प्रॉफिट कम हो रहा था। अब अगर हमें वापस जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो हिंदुस्तान में निवेश बढ़ाना होगा। निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए कारोबारी का प्रॉफिट बढ़ना होगा। और इसलिए सरकार ने सारे वो कदम उठाए हैं जो कि कारोबारी के प्रॉफिट बढ़ने में मदद करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स आज हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे कम राष्ट्रों में शामिल होता है जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स है। हिंदुस्तान की सरकार ने पीएलआई जैसी योजना आपके सामने लेके आई है। हिंदुस्तान की सरकार आरबीआई के साथ मिलकर कम ब्याज दरों को आपके सामने लेके आई है। डिजिटाइजेशन आपके सामने बेहतर और बेहतर मनी सप्लाई लेके आए हैं। और ये जो 2 साल का समय निकला है, सरकार ने एक नीति बनाई जिसको आप बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसकी वजह से नियम और कानून बहुत कड़े हो गए हैं और उसके सहारे से बैंकों ने अपने एनपीए को रिजॉल्व कर लिया है। बैंकों ने अपने एनपीए में 75% की भरपाई कर दी है। इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कन्वर्जन रेशियो। आज की तारीख में बैंकों की एसेट जो है वो कुंदन हो गए, बहुत मजबूत हो गए, एसेट क्वालिटी अच्छी हो गई है। तो सरकार ने सारी तरफ काम किया है। किस तरफ काम किया है? ब्याज दरों को कम किया है, कारोबारी को प्रोत्साहन दिया है, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, सरकार ने बैंकों को दुरुस्त करने के लिए कानून और नियमों में परिवर्तन किया है, और डिजिटाइजेशन ने मनी सप्लाई को बढ़ाया है। यह हिंदुस्तान में काम हुआ है। बाहर के मुल्कों में काम किया हुआ है संदीप जी, तेजी से हम समझते हैं। कोरोना वायरस कहां से निकला? लोगों का मानना है कि ये चीन से निकला है। लोगों का मानना है कि ये चीन से निकला है। और इसका पहला जलजला यूरोप में आया। यूरोप में बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, बहुत से लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और वो लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती थे उनका इलाज करने के लिए जिस बेड की जरूरत थी, जिस ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जिन दवाइयों की जरूरत थी, जिस मास्क और जिस ग्लव्स की जरूरत थी, वो तमाम चाइना से इंपोर्ट होते थे, क्योंकि चाइना फैक्ट्री है दुनिया की पिछले 30 सालों से। यूरोपियंस बहुत नाराज हो गए। न केवल हमें बीमारी चीन से मिली, पर इस बीमारी से लड़ने का साजो सामान भी हमें चीन से लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया है, चीन+1 पॉलिसी। आने वाले समय में वो अपने प्रोडक्शन को चीन से बाहर निकालेंगे।
या चीन में नया प्रोडक्शन नहीं लेके जाएंगे। चीन के अंदर जो का मजदूर है वो भी महंगा हो गया है और इसका सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान को मिलने वाला है। आखिरी बात बताता हूं और ये सबसे मजेदार बात बताता हूं आपको। एक अच्छा निवेशक आप तभी बन सकते हैं जब इतिहास के विद्यार्थी होते हैं। इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आपको बाजार का इतिहास मालूम होना चाहिए, आपको हिंदुस्तान का आर्थिक विकास का इतिहास मालूम होना चाहिए। और मैं दावे के साथ एक दूसरा होमवर्क देता हूं, जितने भी मेरे श्रोता हैं, होमवर्क किया है ये है कि हिंदुस्तान ने कब कब ज्यादा जीडीपी ग्रोथ प्राप्त की है पिछले 40 सालों में। आप देखिए ये साल कौन से हैं। ये वही साल हैं जिन सालों के अंदर अमेरिका कमजोर हुआ है, यूरोप कमजोर हुआ है। जब अमेरिका यूरोप कमजोर होता है तो वो फिस्कल पॉलिसी के जरिए खर्चा ज्यादा करते हैं। जब अमेरिका यूरोप कमजोर होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अपने करेंसी की सप्लाई ज्यादा करते हैं, और जब वो करेंसी की सप्लाई ज्यादा करते हैं तो डॉलर कमजोर होता है। डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा होता है। सोना महंगा होता है तो हिंदुस्तानी आयात कम करता है। हिंदुस्तानी आयात कम करता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बदलने लगता है, सरप्लस की तरफ दौड़ने लगता है। अमेरिका में जब रिसेशन होता है तो तेल सस्ता होता है। हम अपना 85% तेल आयात करते हैं। तेल सस्ता होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को मिलता है। तो होमवर्क क्या है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ तब कब सबसे अच्छी होती है जब 3 शर्तें पूरी होती है। अमेरिका को रिसेशन का डर होना चाहिए, उसकी वजह से डॉलर की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, वहां ब्याज दरें कम होनी चाहिए, सोना महंगा होना चाहिए और तेल सस्ता होना चाहिए। जब जब हिंदुस्तान की कुंडली में नक्षत्र इस तरह से स्थापित हुए हैं, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हुई है। और ऐसा ही समय आज भी है। तेल नियंत्रण में है, सोना महंगा है, डॉलर सस्ता हो रहा है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, ब्याज दरें बहुत कम है, कैपिटल फ्लोज बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आने वाले चंद वर्ष हिंदुस्तान की जीडीपी के लिए अद्भुत है। जीडीपी अगर 1% बढ़ती है तो फाइनेंशियल सेक्टर 1.5% बढ़ता है। फाइनेंशियल सेक्टर पहले बढ़ता है, जीडीपी पीछे बढ़ती है। इस बात को याद रखना चाहिए, तभी हमें अवसर नजर आएगा। संदीप जी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद कृष्ण जी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।